अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अभी हमें चैप्टर स्टार्ट करना है इस वीक, चैप्टर 10। बेसिकली हमारा चैप्टर 9 जो है वो हाफ 40% अप्रॉक्सीमेटली, हाफ से कम थोड़ा सा रहता है, तो हम उसे ख़त्म करेंगे। पर लेकिन थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है और इसलिए हमें चीज़ों को ख़त्म करना है ताकि अलाइन कर सके। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है मुझे रिसर्च करनी है, उसके बाद मैं उसके अंदर ऐड करूँगा, देन वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वो चैप्टर जो है उसकी एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा, शायद वो 40 मिनट्स तक का हो सकता है, और उसको मैं जो है वो कंप्लीट कर दूँगा। तो इस वीक जो है हम चैप्टर 10 जो है वो 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, और जो रिमेनिंग हमारा लास्ट 9th चैप्टर रह गया, जो भी चीज़ें उसके अंदर रह गई हैं वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीक के किसी भी लेक्चर में हम उसे ख़त्म करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन चीज़ है, इस वीक के अंदर हमारा 3rd और 4th लेक्चर होगा इस आफ्टर मिड टर्म, और इस वीक का 1st और 2nd लेक्चर होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे, मैं आपको क्लियर करूँगा ये 10th चैप्टर। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर बेसिकली पढ़ना क्या है। इसके अंदर चैप्टर 10 है जिसमें लिखा हुआ है द परचेजिंग प्रोसेस। खरीदने के लिए भी जो क्लाइंट होता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स होती हैं। कोई भी चीज़ जो है इस तरह से खरीद नहीं ली जाती। उसके अंदर जब हम फैक्ट्री चला रहे होते हैं, वो बिजनेस मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आपको कॉस्ट देखनी पड़ती है जो प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रही होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं आपको। इसके साथ साथ अगर आप जो है ट्रेडिंग कंपनी हो, उसके अंदर भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और टाइम बियर करना पड़ता है, और उसके बाद इनवॉइसेस क्लियर करनी पड़ती हैं, तब जो है वो चीज़ कंप्लीट होती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो क्लाइंट है जिसके लिए हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, उसकी परचेजिंग प्रोसेस क्या है, या फिर नॉर्मल एक परचेजिंग प्रोसेस क्या होता है जिसको ऑडिटर ने ऑडिटिंग के लिए एनालाइज करना होता है और उसको आगे प्रोसीड करना होता है। एंड द परचेजिंग प्रोसेस ऑडिटिंग हाउ अ बिजनेस स्पेंड मनी। बेसिकली इसका कंसर्न बिजनेस के पैसे से है, बिजनेस के अंदर से निकलने वाले पैसे से। मतलब कि जब भी कोई चीज़ खरीदी जाएगी या बिजनेस के अंदर लेके आई जाएगी, परचेज की जाएगी बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, तो उसमें क्या होगा, आप लोग पैसा दोगे, आप लोग जो है वो क्लाइंट जो है कोई ना कोई स्पेंड कर रहा होगा पैसे को, तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा, और पैसा जाने से इन्वॉल्व होगा। मीन्स के पैसे में जाना है। पैसा 2 फॉर्म में जा सकता है, वो आगे देखते हैं कि किस फॉर्म के अंदर हो सकता है। पहली जो चीज़ हम हमेशा देखते हैं हर चैप्टर के अंदर के उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर क्या है, गेटिंग हैंडल ऑन एक्सपेंसेस एंड पेबल्स। तो हमने लास्ट टाइम रिसीवेबल्स देखे थे, और अभी जो है हम वो सारे खर्चे और उनके पेएबल्स को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पेएबल होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द परचेजिंग प्रोसेस, परचेजिंग के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद असेसिंग योर क्लाइंट रिस्क एंड कंट्रोल, ये हम बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो उसको परचेजिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्लाइंट का क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है और क्या कंट्रोल बेसिकली उसका होना चाहिए। उसके बाद चेकिंग मैनेजमेंट डिसबर्समेंट सॉर्शंस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे बेसिकली ये क्या होता है। ये लास्ट बेसिकली स्लाइड्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि इसका एक ओवरव्यू दिया गया चैप्टर का। प्रॉब्ली हाउ योर ऑडिट क्लाइंट एक्टिविटी इन्वॉल्व परचेजिंग, नो डाउट कुछ खरीदेगा तो कुछ बेचेगा। सो हर वक्त कुछ ना कुछ वो खरीद रहा होता है। कभी रॉ मटेरियल खत्म है तो उसको खरीद रहा होता है, कभी कोई चीज़ खत्म है तो उसको खरीद रहा होता है, कभी एसेट्स, कभी कोई चीज़। तो आधा काम जो है हमारे जिसका हम जो ऑडिट कर रहे हैं, जिसका हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका ऑडिट हमें करना है, तो हमें एक क्लियर होना चाहिए कि उससे उसका जो उसकी कंपनी के हाफ ऑफ द वर्क जो है वो डिपेंड करता है परचेजिंग के ऊपर, नो डाउट। जैसे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं डेली बेसिस के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, तो उसकी एक्टिविटीज के अंदर परचेजेस का एक खास पोर्शन है। इस तरह से
सो अंडरस्टैंडिंग हाउ द परचेजिंग प्रोसेस वर्क्स इन फर्स्ट, तो हमें ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली परचेजिंग प्रोसेस जो है वो काम किस तरह से करता है, और उसके बाद ही हम इस काबिल होंगे कि समझ पाएँ कि बेसिकली हम इसकी ऑडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इन अ बिजनेस सेटिंग परचेजिंग इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, जब आप वैसे तो बाहर से बहुत आसान लग रहा होता है कि कोई सिंपल इसने ये परचेज कर लिया और वो आ गया, पर लेकिन जब वो इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस के अंदर तो परचेजिंग का पता फिर चलता है कि बेसिकली परचेज करने के बाद किस किस तरह की डिफिकल्टीज फेस कर रहा है वो बायर, वो क्लाइंट आपका किस किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहा है, उसको फिर पता चलता है। बेसिकली परचेजिंग के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और ठीक ठाक सर दर्द होता है आपके क्लाइंट के लिए या बिजनेसमैन के लिए। सो बिजनेस के अंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देन जस्ट गोइंग टू स्टोर एंड बाइंग व्हाट यू नीड। इतना आसान नहीं होता कि आप जो चाहें, मतलब इस तरह की परचेज नहीं होती कि हमें एक चीज़ चाहिए एंड हम स्टोर में जाते हैं और स्टोर से वो चीज़ खरीदते हैं, मतलब परचेज कर ली और स्पेसिफिक अमाउंट पे किया, घर आ गए। इतना आसान बिजनेस के अंदर जो है वो परचेजिंग नहीं होती। ये एक लंबी चौड़ी चीज़ होती है और इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, एक एनालिसिस होता है, एक टाइम पीरियड होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जाके परचेजिंग को कंप्लीट करते हैं। Businesses usually make their purchases on account. Definitely, अकाउंट्स के ऊपर होती हैं। अकाउंट्स मीन दैट कभी उधार पे हो रही होती है, तो कभी जो है आपकी ऑन कैश हो रही होती है, पर लेकिन ऑन कैश के ऊपर भी हम ये देखते हैं कि कैश के ऊपर जा रही है, तो कैश भी एक अकाउंट होता है। ऑन अकाउंट इस तरह से भी होता है कि जब हम उधार बेचते हैं तो हम उधार भी का भी रिकॉर्ड रखते हैं और उस चीज़ को लिखते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, लाइक स्टॉक परचेज कर रहे हैं और हम उसको अपने सप्लायर को कहते हैं कि जब ये स्टॉक बिकेगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो वो सारे का सारा जो स्टॉक है जो आपने खरीदा है अपने सप्लायर से, उसमें क्या होता है कि वो आपने उधार पे खरीदा हुआ है, उसके नाम से एंटर ही करोगे आप और उसको प्रोसीड करोगे, विच मीन्स दैट दे पे आफ्टर रिसीविंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और इस एक सेंस ये भी होती है कि आप चीज़ें भिजवा दो, आपको जो है वो काफ़ी दूर से चीज़ें आ रही हैं, तो आप उस अपने सप्लायर को क्या कहते हो कि आप चीज़ें भिजवा दो, और चीज़ें भिजवाने के बाद आप उसे क्या कहते हो कि मैं चीज़ें जो है चेक करूँगा, चेक करने के बाद आपको पेमेंट करूँगा। सो ऑर्डर कर दिया आपने, चीज़ें आएंगी, आप चेक करोगे, उसके बाद जो है वो आप उसको क्लियर करोगे। सो बेसिकली हम चैप्टर का अगर भी देख रहे हैं, परचेजिंग को समझना लाजमी है हमारे लिए। उसके बाद परचेजिंग इतनी आसान नहीं होती जितनी हम उसको एक नॉर्मल परचेजिंग को लेके चलते हैं। और इसके अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, और इसके साथ साथ जो है फॉर दीज रीजंस बिजनेसेस हैव टू जर्नल। अब इसके अंदर जो हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट रीजंस जो हैं, कैश डिस्बर्समेंट जर्नल्स और कैश जर्नल्स, परचेजेस जर्नल्स। दो तरह के जर्नल्स होते हैं। परचेजेस जर्नल्स मीन्स दैट कि जितने भी उधार पे हुए हैं, या फिर कैश डिस्बर्समेंट जितने भी कैश से रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम इस चैप्टर में देखने वाले क्या हैं, कि हमारा क्लाइंट है और क्लाइंट डिफरेंट परचेजेस करता है, और डिफरेंट डिफरेंट की परचेजेस होती हैं, वो इतनी आसान नहीं होती, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड परचेजेस होती हैं। सो हम इसको देखना है कि क्लाइंट अपने परचेजेस के प्रोसेस से किस तरह से गुजरता है, और वो किस तरह से फॉलो करता है, किस तरह से इनवॉइसेस लेता है, किस तरह से इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्ट की जिसने मंगवाई है, एंड ऑल दैट। सो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड पेएबल, यहाँ पे हमें देखना है कि जितने भी उसके खर्चे हैं हमें समझना पड़ेगा कि वो खर्चे किस तरह से करता है। सो योर ऑडिट क्लाइंट एक्सपेंसेस और ऑल ऑफ द कॉस्ट इज incurred while keeping its business open। जब बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है, तो उसके खर्चे वहीं से होने शुरू हो जाते हैं। पहले मंथ उसने काफी दूर से कोई चीज ऑर्डर किया, उसको आने में 2 वीक लग जाएंगे, उसको समझने में इसको एक वीक लगा है, मीन्स के पूरा वीक जो है उसको ऑर्डर करने में लग गया, और ठीक ठाक टाइम जो है उसको लग गया उसके अंदर। पर लेकिन इस मंथ के अंदर वो अपने ऑफिस जा रहा था, अपने ऑफिस बैठ रहा था, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस
ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट का बिल एंड ऑल दैट, तो वहीं से उसके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। पहले दिन से बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसके एक्सपेंसेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट लाइकली दोज कॉस्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस यू फाइंड वेरी फेमिलियर। टेलीफोन, यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज ड्रिवन कॉस्ट दैट यू हैव टू बिकम फेमिलियर विद। तो उन्होंने सिंपल सा लिख दिया है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी कॉस्ट आपको उसी दिन बियर करना शुरू कर देती है। सपोज करें कि आपने एक शॉप, छोटी सी शॉप जो है वो रेंट पे ली है, ठीक है, और वो जिस दिन आपने वो लिए रेंट पे उसी दिन आपका वो शुरू हो गया। आपके 2 दिन, आपको 4 दिन आपको व्हाइट वॉश करने में लगते हैं, उसको फिर फर्नीचर उसको सेट करने पे लगते हैं, माल लेके आने में लगते हैं। तो 2 वीक जो है वो आपके ऐसे लगे, पर लेकिन 2 वीक्स के अंदर जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका रेंट है, वो सब कुछ आपको पे करना है। वो सारा 15 डेज का आपको पे करना होता है बेसिकली। तो आप वो उसके उनके कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपने कुछ कमाया, जब आपने कुछ नहीं कमाया, बिजनेस का ये चीज होती है कि बिजनेस के अंदर जो है प्रॉफिटेबिलिटी होती है आफ्टर दैट, वो बाद में जाके होती है, पर लेकिन उससे पहले आपके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्सपेंसेस किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप कमाओगे और उसके बाद एक्सपेंसेस वो वाले होंगे। तो एक्सपेंसेस हर तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस बता दिए आपको, जो कि यूटिलिटीज हैं, टेलीफोन बिल्स हैं। यूटिलिटीज का मतलब सारे वो बिल्स जो कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक रिसर्च कंपनी में हैव एक्सपेंसेस फॉर टूल्स एंड सप्लाईज। अब कंपनी ने एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या किया है, टूल्स लिए हैं, कुछ जो है उसको कुछ मशीन हायर लेनी पड़ी है, एक साइंटिस्ट को हायर करना पड़ा। अभी उसने प्रोडक्ट बनाई नहीं है, इसको वो सैलरी भी दे रही है, वो टूल भी बहुत महंगा है, उन्होंने चाइना से किसी जगह से मंगवाया, जो कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, काफी महंगी मशीन है वो, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सो इसके लिए लाजमी है, वहीं से इसके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली, जो कि उसको कंसिडर करने होते हैं। एंड सप्लाइज विद एक्सोटिक नेम सच एज पैलोटिक, कलरीमीटर, और डिवाइसेस, जो उन्होंने डिवाइस का नाम दिया जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यूज टू मेजर कलर डिफरेंसेस, कि उनको कलर का डिफरेंस देखने के लिए साइंटिस्ट को ये फोटो इलेक्ट्रिक एक कलरीमीटर जो है एक डिवाइस यूज करनी होती है, जिसके ऊपर वो कलर किसी भी कलर की डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो ये बेसिकली होता है। तो इसके लिए जो उन्होंने परचेज किया, अभी उन्होंने कमाना स्टार्ट तो नहीं किया, अभी उन्होंने प्रोडक्ट बनाई तो नहीं है, तो इसके लिए उनको लाजमी होता है, उनको ये चीज क्लियर करना होती है कि जो भी हमारा हमने जब चीज परचेज किया इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो हमारा एक्सपेंस है। एज एन ऑडिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अगर ऑडिटर हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है फॉर हैविंग ए फर्म ग्रास्प ऑफ योर क्लाइंट्स एक्सपेंसेस, कि आप अपने जो क्लाइंट है उसके एक्सपेंसेस को इनिशियल स्टेज से ग्रैब करना स्टार्ट करें, हर जगह से देखना स्टार्ट करें। ये नहीं करेंगे कि आप वहां से एक्सपेंसेस में ये करना शुरू करते हैं जहां से इसने चीजें खरीदना स्टार्ट की हैं, जहां से इसने माल लिया है उसके ऊपर जो एक्सपेंस किए हैं हम उसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होता, इसको हम एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी बिजनेस का ही पार्ट होते हैं, जो कि उसने किस फॉर्म के अंदर किए हैं, जो कि इसने उस फॉर्म में किए हैं इनिशियल स्टेज के अंदर बिजनेस को स्टार्टअप लेने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस भी उसके एक्सपेंसेस ही रहेंगे। तो हम जब जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन काम है ऑडिटिंग के अंदर, कि जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें उसके एक्सपेंसेस को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमें उसके इनिशियल स्टेप लेने के बाद से जितने एक्सपेंसेस होंगे, जब से उसने आके शुरू किया है, व्हाइट वॉश करवाया है, कुछ भी किया है, तो उस वहां से शुरू होने वाले एक्सपेंसेस वो भी मेजर किए जाएंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए, कितने एक्सपेंसेस किए, ऑल दैट के बाद में जाके माइनस किए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब उसको प्रॉफिट होगा। सो बिल्कुल आसान सा क्लियर हो गया होगा आपको एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस,
तो वो तोड़ रहे हैं बेसिकली एक्सपेंसेस किस किस तरह के हो सकते हैं। बेसिकली अभी हम सिर्फ एक्सपेंसेस के ऊपर ही चल रहे हैं और इसी को लेके चल रहे हैं। एक चीज उन्होंने अब आपको जो एक्सपेंसेस है जो आपके उसके अखराजात है उसको कैटेगराइज करती है, उसकी कैटेगरीज बनाती है। हाउ अ कंपनी क्लासिफाइज एन एक्सपेंस, कंपनी किस तरह से जो है वो अपने एक्सपेंसेस को जो क्या करती है क्लासिफाई करती है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। सो इसके लिए हमें लाजमी है कि हम उसकी कैटेगरीज बना दें, उसकी टाइप्स बना दें, ताकि हमें एक्सपेंसेस को समझने में आसानी हो, एक्सपेंसेस को क्लियर करने में आसानी हो। हाउ अ कंपनी क्लासिफाइज एन एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी टू एक्सपेंसेस फॉल इनटू, ये डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस जो है जो हमने किया है, जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यूजुअली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप विच हम चैप्टर 3 में देख चुके हैं कि 3 तरह के एक्सपेंसेस बेसिकली होते हैं। कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर उसकी चीज को लेना, उसकी कॉस्ट, उसके बाद वहां से भेजी जाती है, उसके ऊपर जो हम शिपमेंट बियर करते हैं। सपोज करें हमें कराची से कोई चीज मंगवानी पड़ रही है लाहौर के लिए, तो कराची से लाहौर आने के लिए ठीक ठाक टाइम लगता है। अगर हमें थाउजेंड्स ऑफ पीसेस मंगवा रहे हैं तो वो ट्रक के अंदर आएंगे, ट्रक का एक्सपेंस, उसके फ्यूल का एक्सपेंस, जो अगर हमारा अपना है तो ये उसके फ्यूल का एक्सपेंस, उसके ड्राइवर का एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस ऐड होने के बाद एक्चुअल जो है वो कॉस्ट आती है किसकी, हमारी प्रोडक्ट की। सो ये नहीं है कि हमने 5 रुपए की चीज ऑर्डर की है एक पीस, और अगर हम वो 20 मंगवा रहे हैं तो वो हमें 100 के पड़ेंगे, दैट्स इट, 100 हमारी कॉस्ट है, बिल्कुल नहीं। अब वो हमें सपोज करें कि वो हमें आते हैं बाई कोरियर आते हैं, तो कोरियर वाला कहता है कि मैं इसको लेके आने के लिए 20 जो है वो चार्ज करूंगा, 20 रुपए चार्ज करूंगा। अब हमारी कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट के लिए टोटल 120 हो गई है। अब उसके बाद जो है वो 2 वीक्स के अंदर आती है, तो 2 वीक्स का जो हमें वेट करना पड़ा उसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है लीड टाइम के अंदर, तो मतलब कितने टाइम के अंदर वो आ रहा है। हम आउट ऑफ स्टॉक हैं, हमें बहुत जरूरी वो चाहिए, और अगर वो नहीं आएगी तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो बेसिकली एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होती है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस जो कि आप डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, जो कि आप मंथली बेसिस के ऊपर फिक्स होता है आपका, टेलीफोन एक्सपेंसेस या शॉप रेंट, आप चीज बेचो या ना बेचो, आपको वो 2 वीक बाद आनी है या कल आनी है, उससे रेंट वाले का कोई कंसर्न नहीं है। रेंट वाले को आपके पर मंथ, पूरे मंथ के बाद आपने आपकी बहुत बड़ी शॉप आपने रेंट पे ले ली है, जिससे ली है, उसका सिर्फ ये कंसर्न है कि आपने क्या करना है, आपने ठीक 30th को, हर महीने की 30th को उसको 20,000 पे रेंट पे करना है। आप उसे ये नहीं कहोगे कि मैंने इस महीने कोई चीज ही नहीं बेची, इस महीने मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं आपको रेंट कैसे पे कर सकता हूँ। ये आपका जो है वो आपका सिर दर्द है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि हम इसको एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करें। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट को खरीदना, उसको लेके आना, वो सारे अखराजात ऐड करने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। इसके बाद पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट के अंदर वो सारी मंथली कॉस्ट होती है, लाइक टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन रेंट एक्सेट्रा, इस तरह के एक्सपेंस आपकी कॉस्ट होती है। उसके बाद सिस्टमेटिक कॉस्ट, जो टाइम टू टाइम और सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है और हमें कॉस्ट बढ़ती रहती है। डेफिनेटली हमने कोई चीज मंगवा के रखी हुई है, वो स्लोली निकल रही है, वो हमने उसके 100 पीसेस मंगवा के रखे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि जब हमने मंगवाई थी 1000 की और हमने उसको बेचना था 4000 का, अब वो जो है वो उसकी वो वैल्यू नहीं थी, नई चीज आ चुकी है मार्केट के अंदर, उसकी भी डेप्रिसिएशन हो रही है जो हमने ऑलरेडी मंगवाई हुई है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट हमें बियर करना पड़ती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी बुक के अंदर। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट कॉस्ट को बेसिकली यहाँ पे क्यों कैटेगराइज किया, ताकि हम कॉस्ट को समझ सकें कि इनिशियल स्टेज की कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, सिस्टमैटिक कॉस्ट क्या होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना ऑडिट वर्क स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना ऑडिट को प्रोसीड करते हैं अपने काम को। यहाँ पे वो कह रहा है परचेजिंग गुड्स फॉर कैश ऑन क्रेडिट,
अब चीजें दो चीजों के ऊपर खरीदी जाती हैं। हमेशा चीजें हम भी जब खरीदते हैं तो दो शराइत होती हैं उसके ऊपर, सिंपल शराइत होती हैं, या तो कैश दे दें या तो क्रेडिट पे ऊपर कर लें, ठीक है। अब बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अलाइक हैव ओनली टू वेज टू पे एक्सपेंसेस। बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको बता रही है कि जब भी हम कोई बिजनेस या इंडिविजुअल कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी चीज ऑर्डर करता है, तो उसके लिए दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, दो उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और इसके बाद आप आगे चल सकते हैं। सो एक होता है कैश पेमेंट, एक होता है क्रेडिट पेमेंट। आप इसको हम डिटेल से देखते हैं। कैश और पेमेंट, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैश के अंदर हम ये लास्ट लाइन देखेंगे, उसके बाद हम जो है दोबारा से स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे जो आपका रिमेनिंग रह गया है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, इस वजह से मैंने कोशिश की कि आपको 2 लेक्चर्स के अंदर इसे कंप्लीट किया जाए और उसको फर्दर खत्म करके तो हम नेक्स्ट वीक में वो जो आपका रह गया उसमें करें। और अगर हमारा कोई असाइनमेंट या क्विजेज हैं तो उसको भी स्केड्यूल करें, क्योंकि हमारे लिए लाजमी हो गया और आपके लिए हमारे लिए ये बाउंडिंग भी हो गई है कि आपको जिस दिन लेक्चर हो वो आपको लेक्चर उसी दिन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको प्रॉपर एक चैनल के साथ चल सके, प्रॉपर एक वे के साथ चल सके, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और हमें भी बर्डन ना हो कि हमें एक दफा लेक्चर आपको प्रोवाइड करने हैं, आपको एक ही दफा वो सारे मिलेंगे जो आपको सुनने हैं। सो हमने अकाउंटिंग की है, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर हमने डिफरेंट तरह से अकाउंटिंग को प्रोसीड किया। बेसिकली हमने जो अकाउंटिंग की है वहाँ पे जर्नल की ऊपर तक की इंफॉर्मेशन हम खुद लिखते हैं बुक्स के अंदर, कॉपीज के अंदर, अपनी नोटबुक्स में। तो कैश जनरल पेमेंट्स में क्या होता है, कुछ यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं। पहले हम रीड आउट कर लेते थोड़ा सा जो वहाँ पे बताया गया है। The following terms may not exactly match what you will see on your client's cash general payments, but based on my experience, अब बुक वाला बता रहा है कि नॉर्मल हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट है वो अपनी कैश बुक जो है किसी और तरह से मेंटेन कर रहा हो, बेसिकली वो बुक ही मेंटेन कर रहा है ना, तो हो सकता है उसके बुक मेंटेन करने का, उसके ट्रांजैक्शन लिखने का तरीका कुछ और हो। पर लेकिन नॉर्मली जो है ये जो आपको नीचे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको लिखा जाता है। ये एक कॉमन वे है जो कि फॉर द लॉन्ग टर्म से वो इस्तेमाल किया रहा है, एक लॉन्ग पीरियड से इस्तेमाल किया रहा है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीजें रखी जाती हैं, इसके नीचे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं और उसके बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। सो एक टाइप होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और जेनेरिक इनफ दैट यू कैन कनेक्ट डॉट्स लिंकिंग योर क्लाइंट रिपोर्ट्स। तो कहने का मतलब है कि आप इन चीजों को देखने के बाद आप उसकी परचेजिंग जो उसने की है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी चीजें आसान हो जाएंगी कि उसने बेसिकली ये चीज किससे खरीदी है, कब खरीदी है, किस नाम से आई है, किस नंबर से आई है, कौन सी इनवॉइस नंबर है। इस तरह की सारी चीजें जो है वो आपको, अगर आप ये गिवन चीजें हैं इसको आप डिटेल से देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले टाइप है। टाइप का मतलब है कि वो किस किस्म की चीज खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है। नंबर, एक इनवॉइस नंबर होता है कि ये इनवॉइस नंबर कौन सा है, उस चीज को खरीदने के लिए कौन सा इनवॉइस नंबर यूज किया गया, उस चीज को खरीदने के लिए कौन सा इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ, डेट कब खरीदा गया, ठीक है। ऑडिटर को ये चीजें लाजमी चाहिए होती है, उसने जब ऑडिटिंग करनी है और एनालाइज करना है तो ये सारी चीजें उसके लिए नेसेसरी हैं कि वो सारी चीजों को एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करे। ये डेट को खरीदी गई थी, इसकी ये इस टाइप की चीज थी और ये नंबर था इनवॉइस का। उसके बाद नेम, अकाउंट का नेम क्या था, अगर वो मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट के नाम से किया गया है जो भी है। अमाउंट डेबिट में लिखी गई है कि नहीं, क्रेडिट में लिखी गई है कि नहीं, ये सारी चीजें जो हम नॉर्मल जर्नल्स करते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें जो है हम नॉर्मली हम फेस करते हैं। और अगर भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो जर्नल्स की कैश पेमेंट से रिलेटेड कुछ कॉलम्स और उनके बीच में इनपुटेड इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से गैदर चेक करना और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी जो ऑलरेडी अपडेट हुई हुई है, जो ऑलरेडी वो चीजें उन्होंने वहां पे लिखी हुई है उसको प्रोसीड करना। और लास्ट स्लाइड है, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। एक परचेज जर्नल है और उसके बाद रिटर्न है। अब वो कह रहे हैं एनी टाइम बिजनेसेस बाय समथिंग
यूजिंग क्रेडिट। अब डेफिनेटली कुछ उधार परचेज जनरल का मतलब है उधार के ऊपर, और इसी जो हमने कैश पेमेंट्स पढ़ा है वो कैश के ऊपर है। तो ये उधार के ऊपर बात कर रहे हैं अब हम, कि हम उधार भी लेते हैं। इट रेकॉर्ड्स दैट ट्रांजैक्शन इन इट्स परचेज जर्नल्स, तो इसको हम परचेज जर्नल के नाम से लगे जा रहे हैं। लाइक द कैश जर्नल्स दैट हैव रिसीव्ड द प्रोसीडिंग सेक्शंस, हमने कुछ प्रोसीडिंग सेक्शंस देखे हैं उसके अंदर, लाइक डेट, नंबर, अमाउंट, कॉलम एक्सेट्रा। सो उसके के साथ साथ परचेज जर्नल्स के भी कुछ हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो है ऑन अकाउंट के साथ या इस तरह के नाम के साथ जो है वो पेएबल का नाम यूज किया जाता है। सो इसको डिटेल से देखना। आपको पता है कि हमने जर्नल के अंदर वो जब उधार भी कोई चीज बेची जाती है तो ऑन क्रेडिट लिखते हैं, ऑन अकाउंट लिखते हैं, पर्सन का नाम लिखते हैं, जो कि यहाँ पे पहले बताया गया है अकाउंट पेएबल और ट्रेड पेएबल्स, तो हम उसके नाम से करते हैं कि इन्होंने हमारे पैसे पे करने हैं। टर्म्स का मतलब होता है कंडीशन। अगर उसने एक मंथ में वापस करना है और उसमें उसे कहा जाता है कि आप अगर 20 में कर देते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह की टर्म्स बेसिकली वहाँ पे लगाई जाती हैं। टर्म्स किस तरह की लगी है वो चेक करना। सप्लायर्स नेम, सप्लायर का नाम देखना, अकाउंट के अंदर पैसे लिखे गए हैं, ऑल दैट। सो ये सारी चीजें उधार से रिलेटेड भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, जो हमें देखनी होती है। इसके बाद रिटर्निंग गुड्स टू वेंडर फॉर कैश और क्रेडिट। अब जो हमने कैश पे लिए हैं या क्रेडिट पे लिए हैं, तो हम अपने वेंडर से बात कर लेते हैं। वेंडर बेसिकली कौन होता है? वेंडर वो बंदा होता है जिससे हमने चीजें परचेज की होती है, सप्लायर होता है। तो उसको चीजें वापस भी हो सकती हैं, तो हमने चीजें खरीदी हैं वो डिफेक्टिव हो सकती हैं, वो किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें वो वापस भी करनी होती है। किसी तो वो वापस अगर होंगी तो उसकी भी पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होगा, पूरे का पूरा एक तरीके से वापस होंगे, और उसको भी हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें उन्होंने वापस की और कितनी क्वांटिटी के अंदर वापस किए। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे परचेज जर्नल्स क्या होते हैं। ये मेरे ख्याल से स्लाइड जो है दोबारा से वो रिपीट हो रही है, पर देखते हैं इसको जो हमारा रहेगा टॉपिक। होप्स हो गया, वो क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेंसेस और परचेजेस किस तरह की होती है। हम ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि हम कुछ चीजें उधार पे खरीदते हैं, कुछ कैश के ऊपर खरीदते हैं, और उसके डिफरेंट तरीके से उसको मैयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके से लिख रहे होते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस देखे हमने, और प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, सिस्टमेटिक कॉस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा पहले हम नेक्स्ट में इसको एक दफा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं, ताकि हम इसको क्लियर करें हर तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।